माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा ऐसे ही मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए, यही तो दुआ है ऊपर वालों से। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ पे अपनी टॉपिक चल रही थी आर्टिकल को लेके, एंड आर्टिकल पर मैंने टोटल 4 लेक्चर कवर करा दिया है, जो कि पहले में मैंने आपको बताया था कि आपकी सिटीजनशिप की बात की गई है, नागरिकता की 5 से 11, एंड जो सेकेंड लेक्चर है, थर्ड है, फोर्थ है, ये तीनों आपके स्टेट पॉलिसी पर है। और आज आपका यही स्टेट पॉलिसी का आज आपका 5वां लेक्चर चलने वाला है। तो यहाँ पे जो लेक्चर चलेगा वो लेक्चर आपका 5वां होगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपकी आर्टिकल चल रही है यहाँ पे, और अब चलिए यहाँ बात करते हैं कि बात चल रहा था कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, जो डीपीएसपी है, स्टेट पॉलिसी, जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। तो जो स्टेट पॉलिसी है, इसको हम लोग बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो स्टेप बाय स्टेप तो चल नहीं रहे हैं, हालांकि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, बट एम लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ना कि आपके जो आर्टिकल हैं 36 से 51। मैंने आपको बताया था, मैं बोली थी और मैं फिर बोल दे रही हूँ कि जब आपका स्टेट पॉलिसी वाला लेसन कवर हो जाएगा तो मैं लास्ट में मैं एक वीडियो आर्टिकल का लेके आऊँगी स्टेट पॉलिसी का ही, जो कि उसमें स्टेप बाय स्टेप एंड 2-3 शब्दों में आपके आर्टिकल होंगे, राइट। सीमित शब्दों में अधिक बातें, इसलिए मैं लेके आऊँगी उसे, क्योंकि ताकि वो आपको याद रखने में आसान लगे और आप उसे समझ सके। एंड यहाँ अभी आप समझ लीजिए, हम तो अभी यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत जो आपकी बुक है, मैं उसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि जो नीति निर्देशक तत्व है, जो इसका वर्गीकरण किया गया है, डीपीएसपी का जो वर्गीकरण किया गया है, तो वो मुख्य रूप से 3 रूपों में किया गया है। वो 3 रूप क्या थे? तो जैसे समाजवादी और गांधीवादी, और जो तीसरा था वो था उदारवादी। तो एंड हम समाजवादी पे बात कर चुके थे और गांधीवादी चल रहा था, ठीक है। अब गांधीवादी खत्म होने के बाद आपका आ गया है उदारवादी सिद्धांत। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो गांधीवादी सिद्धांत है, जो समाजवादी सिद्धांत है, जो उदारवादी सिद्धांत है, इसके कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पे बहुत ही पॉइंट के अनुसार आपको लेके चल रही हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, ये एम लक्ष्मीकांत में मोटी पॉइंट्स ये थी कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, बात ठीक है। और किस रूपों में किया गया? 3 रूपों में। तो वो 3 रूप क्या थे? समाजवादी तो मैंने ऑलरेडी बात कर लिया था, ये दूसरा तो मैंने डाला है, तो दूसरा चल रहा है गांधीवादी सिद्धांत। अब गांधीवादी सिद्धांत में कितने आर्टिकल हैं, कितने आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे? तो आर्टिकल पढ़ेंगे 40, 43, 46, 47 और 48। क्यों? क्योंकि इन आर्टिकल के तहत जो बातें स्टेट पॉलिसी में लिखी गई हैं, जो बातें स्टेट पॉलिसी के तहत तय किया गया है, वो बातें इस विचारधारा पे, इस सिद्धांत पे आधारित है। तो इस वजह से हम लोग इस अकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं। और उसके बाद ऐसे पढ़ने के बाद लास्ट में जो आपका स्टेट पॉलिसी वाला आर्टिकल का जो वीडियो मैं लाऊंगी, वो सीधा आपका स्टेप बाय स्टेप होगा, जैसे 36, 37, 38 से लेके, मतलब 36 से लेके 51 तक। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आगे बात कर रहे थे हम लोग पॉइंट नंबर 2, यानी जो इसका वर्गीकरण किया गया है डीपीएसपी का, वो दूसरा चल रहा था गांधीवादी सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत कितने आर्टिकल पढ़ेंगे? तो यहाँ पे 40, 43, 46, 47 और 48, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर मैंने यहाँ पे 46 डाला है, 46, आर्टिकल 46, ठीक है। तो आर्टिकल, और एक बात और है कि आप लोग ये भी मत कंफ्यूज होना कि ऐसा इसमें देखने को मिल रहा है कि जैसे कि एक आर्टिकल जैसे 46 है, फिर 46A है, जैसे कि 47 है, 47B करके है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा आर्टिकल में हालांकि एक नंबर के तहत, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो 48 है ना, फिर नीचे 48A है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब बातें इसकी अकॉर्डिंग तय की जा रही थी, तो कुछ बातें उस समय नहीं याद आई उन लोगों को, कुछ छूट गई थी। तो बाद में उनको ये ठीक लगा कि हाँ, इस बात को इस आर्टिकल के तहत हमें तय कर देना चाहिए। तो ऐसे तय करते हैं संशोधन के माध्यम से, जब दोबारा उसमें तय किए इसमें कोई बात, तो उसको लिख दिए 48A करके। हाँ फ्रेंड्स, तो इस वजह से हमें 2 कॉपी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं 46। अब 46 में क्या बातें कही गई हैं? तो देखो, स्टेट पॉलिसी के तहत कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था समाजवादी में, उसमें 6 पॉइंट्स के रूप में बातें कही गई थी। तो जो तीसरा यानी जो चौथा पॉइंट पे था, वो ये था कि स्त्री पुरुष को समान वेतन के लिए समान वेतन
मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, वो जैसे इंपॉर्टेंट रहा। एंड दूसरा भी इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे देखो जो आर्टिकल नंबर 46 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल नंबर जो हम पढ़े थे 40 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ही था, जिसमें आपके ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो कुछ इसमें आर्टिकल ऐसे हैं जो आपके हमेशा जुबान पर रहने चाहिए, ठीक है। जैसे जो हमेशा प्रचलित में है, तो कहीं भी सवाल खड़े हो जाते हैं तो आपको उस समय देखो, नॉलेज जब उस वक्त काम नहीं आती है जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब एग्ज़ाम आपको पढ़ा हुआ चीज़ें जब एग्ज़ाम हॉल में नहीं याद आएगा तब तो बेकार ही है ना सब कुछ। तो वही बातें हैं। कोशिश ये करते हैं कि जितने भी नॉलेज है वो हमेशा यहाँ रहने के बजाय हमेशा यहाँ पे रहे, ठीक है। तो चलिए आर्टिकल नंबर 40 पे बात करते हैं। तो आर्टिकल जो 46 है वो क्या कहता है, इसके तहत क्या स्टेट पॉलिसी ने नीतियाँ तय की हैं, क्या बातें हैं, हाँ तो देखते हैं। इसमें लिखा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा। राइट, इसमें बात ये कहा गया है, स्टेट यानी कि जो आपकी स्टेट पॉलिसी है, जो आपकी डीपीएसपी है, वो ये तय करके रखी है कि उन जातियों को जो अनुसूचित जाति हैं, जो अनुसूचित जनजाति हैं, या उन कमज़ोर वर्गों को रखी है, कमज़ोर वर्गों को रखी है जो शैक्षणिक रूप से या फिर जो आर्थिक रूप से उनका शोषण होता था, उन व्यक्तियों को रखी है। उन व्यक्तियों को रखने का मतलब कि जो व्यक्ति जो एससी है, एसटी है, ठीक है, जो कमज़ोर वर्ग के हैं उनको, ताकि इसके तहत उनको शैक्षणिक रूप से, अन्य देख सकते हो, और आर्थिक रूप से उनको क्या किया गया है, और सामाजिक जो उनके प्रति समाज में जो अन्याय किए जाते थे, भेदभाव किए जाते थे, उससे उनको सुरक्षा, और शोषण से सुरक्षा प्रदान करने की बात स्टेट पॉलिसी करती है, ठीक है। बात तो इसमें कितनी अच्छी सी कही गई है स्टेट पॉलिसी में। हालांकि इसमें एक चीज़ देखा जा सकता है कि इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, चाहे स्टेट पॉलिसी की तरफ से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इसे लागू किया जाए या ना किया जाए, आप इसके प्रति कोई कदम नहीं उठा सकते। बस यही बातें इसको काटती है, अन्यथा देखा जाए तो सही ही है, हाँ, और सही ही है। अगर स्टेट इसे अच्छे तरीके से फॉलो करती है तो सही ही है, लेकिन नहीं कर रही है कहीं कहीं। आगे देखते हैं। तो ये समझ में आया, ये बात यहाँ पे ये कह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति। अब अनुसूचित जाति क्या है, तो ये आपको पता है, जो एससी एसटी होती है उसी को अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति कहते हैं। मतलब अनुसूचित जाति और होता है अनुसूचित जनजाति और जाति, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्ग, यानी कि जो ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि बात कर रहा है जो एससी हैं और जो एसटी हैं, ठीक है, उनकी बात कह रहा है। और इतना ही नहीं, एवं जनजाति और जो समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो सबसे नीची जातियां हैं, आप उसे समझ सकते हो, जो सबसे कमज़ोर है, और शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय से, मतलब अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा उनको प्रदान की जाएगी। किसको, जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, वो जो एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं वो, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है फ्रेंड्स। तो उन लोगों को सुरक्षा प्रदान की बात की गई है आपके स्टेट पॉलिसी के तहत, आर्टिकल 46 के तहत, यहाँ पे देखो है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं आगे, आर्टिकल नंबर 47 क्या कहता है। जो आर्टिकल 47 है वो ये कहता है कि स्वास्थ्य के लिए, और हाँ यहाँ पे बात जब आ ही गई है तो मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो आपकी मंडल आयोग की व्यवस्था की गई थी, आपको ये पढ़ने को मिलेगा, जो आपका सिविक्स है 12th का, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो उसमें भी देखो मंडल आयोग की स्थापना क्यों की गई थी, आपको पता है, क्योंकि जो छोटी जातियां हैं, मतलब जैसे कि ओबीसी हो गया, एसटी एससी हो गया, ताकि इनको बढ़ावा दिया जा सके। मतलब जो पीछे जो छूट गई हैं जातियां, जो आज देखने को मिलता है कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो पीछे रह गई हैं, तो उनको बराबरी में लाने के लिए, उनको शैक्षणिक रूप से प्राथमिकता प्रदान करने के लिए भी मंडल आयोग की स्थापना की गई थी। तो उसमें उसकी बहुत लंबी डिटेल होगी, तो मैं आपको उसको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, ये तो हुआ बात। अब एक बात याद रखना कि अगर ये बात जैसे कि आपको एग्ज़ाम में पूछता है या फिर ऑप्शन के रूप में देता है, तो वहाँ पे आपको ये बताना है कि जैसे बात करें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और एवं जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, उनको शैक्षणिक रूप से और शोषण के लिए जो सुरक्षा प्रदान की गई है वो किस आर्टिकल के तहत है,
लेकिन ये किस आर्टिकल के तहत है पूछेगा। अगर स्टेट मतलब कि ऐसे करके कि उसमें अगर ऑप्शन दिया है कि किस में इसका प्रावधान किया गया है, किस में और किस आर्टिकल के तहत, तो वहाँ आपको बताना है कि जो आपका डीपीएसपी है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल नंबर 46 में किया गया है। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। अब 47 ये कहता है कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा। अब बात आ गई मदिरा की। हम इसको आपको ये वाली जो टॉपिक है जो हम चर्चा किए थे आर्टिकल नंबर जो मैंने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 या 3 में मैंने बताया था। यहाँ पे देखिए जो कह रहा है कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली, जो नशीली चीज़ें हैं वो, जो नशीली चीज़ें हैं वो, यहाँ देखो जो नशीली चीज़ें हैं, और जैसे कि दवा तो मानो ठीक ही है, और जैसे मदिरा और संयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध। यहाँ लिखा है प्रतिबंध। स्टेट यानी कि जो स्टेट पॉलिसी है डीपीएसपी वो ये भी कहती है कि जो नशीली चीज़ें हैं, जो नशीली चीज़ें हैं उन पर प्रतिबंध लगेगा। खासकर जो मदिरा है, ड्रिंक है और जो नशीली चीज़ें दवाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगेगा। मतलब ये व्यवस्था भी है लेकिन इसे फॉलो नहीं किया जा रहा है, फॉलो नहीं किया जा रहा है। अगर फॉलो किया जाता तो आज यहाँ पे स्टेट लेवल पे जो शराब बेची जाती है वो शराब नहीं बिकता। और दूसरी बात, जो लोग आजकल स्कूल के सामने, कोचिंग के सामने बैठते हैं, पीते हैं, वो नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कह दिया कि स्वास्थ्य के लिए, पता है स्टेट को, ये भी पता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, लेकिन पैसे के लिए बिक रहा है और लोग ले रहे हैं। हाँ ये भी है। और देखो गवर्नमेंट क्यों बंद करेगी, उसको तो प्रॉफिट होता है, जो शराब बिकती है उससे तो उसको प्रॉफिट होता है, तो क्यों बंद करेगी। हाँ, लेकिन इसके लिए जो जनता है वो भी आवाज़ नहीं उठा सकती क्योंकि परिवर्तनीय है ही नहीं। इसमें जो भी चीज़ें हैं उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यहाँ देखो, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रिंक के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध लगेगा। ये स्टेट पॉलिसी कहती है, प्रतिबंध लगेगा स्टेट पॉलिसी कहती है, लेकिन लगा नहीं रही है। हाँ, लगा नहीं रही है। अब आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है, गाय हो गया, बछड़ा हो गया, व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। यहाँ ये तो देखने को मिलता है। हाँ, अब तो जो पहले बहुत चल रहा था कि जो गाय भैंस हुआ करती थी, बछड़ा होता था, उसकी लोग बलि देते थे ना, लेकिन अब बहुत कम देखने को मिलता है ये मैटर। तो ये हुआ है फॉलो, इसे देखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो 48 है आर्टिकल, अब यहाँ पे आर्टिकल नंबर जो 6 है, आर्टिकल नंबर जो 6 है और आर्टिकल नंबर जो 47 है, इन दोनों को याद रखना कि यहाँ पे जो मदिरा है, ड्रिंक है, इस पे जो प्रतिबंध, जो नशीली चीज़ें हैं, अगर इस पे प्रतिबंध लगाने की बात की जाती है तो आर्टिकल नंबर 47 पे, और यहाँ पे जो दिया है कि जो जातियों के लिए व्यवस्था की गई किस आर्टिकल में है, 46 में। हाँ, तो ये दोनों आर्टिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नीचे दिया है कि वही आर्टिकल 48 में ये है कि जो अनुच्छेद 48 है वो ये है कि जो इसमें पशु हैं, जो दुधारू पशु हैं, उनको, जो गाय या जो बछड़ा है, उनकी बलि पर प्रतिबंध तो लग गया है प्रतिबंध, अब उतना देखने को नहीं मिलता मैटर। अब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 44 क्या कहता है, 44 जो अनुच्छेद है, ये कह रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि जो आपके समाजवादी सिद्धांत है, इससे पहले पढ़ा था समाजवादी सिद्धांत, वो कवर हो गया। एंड दूसरा चल रहा था आपका गांधीवादी सिद्धांत, ये भी क्लियर हुआ। ये तो यहीं पे समाप्त हो जाता है आर्टिकल नंबर 48 पे, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत 3, 2, 5 यहाँ पे 5 आर्टिकल थे जो कि यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो तीसरा है वो ये है आपका उदारवादी सिद्धांत। अब उदारवादी सिद्धांत में कितने आर्टिकल हैं पढ़ने को, तो इसमें है 44, 45 है, 48 है, 48 करके ए है, और 49 है, 50, 51, यानी कि टोटल इसमें कितने आर्टिकल हैं, 6 आर्टिकल आपको पढ़ने को मिलेंगे। हाँ, और यहाँ पे उदारवादी सिद्धांत में चलते हैं। तो उदारवादी सिद्धांत जो है, हाँ, अब इसमें एक अच्छी पॉइंट आ रही है। देखो इसमें लिखा है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ये सिविल संहिता क्या है, सिविल संहिता लागू करना, यानी कि जो स्टेट पॉलिसी है
जो डीपीएसपी है वो ये भी निर्धारित करके रखी है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में, समस्त मतलब जो सभी राज्य क्षेत्र हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्य के क्षेत्रों में नागरिकों के लिए, यानी जो नागरिक है, जो जनता है, उनके लिए एक समान सिविल संहिता लागू करना। कहने का मतलब ये है कि जो भी भारत के मतलब इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, उन समस्त स्टेट में, समस्त राज्यों में, वहाँ के राज्य क्षेत्र में, वहाँ के राज्य क्षेत्र में जितने भी, जैसे कि जो लोग रहते हैं, जो नागरिक रहते हैं वहाँ के, उनके लिए कह रहा है कि उनके लिए एक समान सिविल संहिता लागू होगा। बात ठीक है, लेकिन ये समान सिविल संहिता क्या है, मतलब ये सिविल संहिता क्या है जो लागू होगा? तो सिविल संहिता पे थोड़ा बात करते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो सिविल संहिता है, ये इस कानून का मतलब ये है कि हाँ, इस कानून का मतलब ये होता है कि देश में सभी धर्मों और सभी समुदायों के लिए बराबर क्या किया जाएगा, कानून एक समान होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सिविल संहिता है ये एक कानून है, ये एक कानून है, लेकिन कैसा कानून है? ये एक ऐसा कानून है जो सभी समुदायों के लिए समान रूप से लागू होगा। सभी सिर्फ समुदाय ही नहीं, जो सभी धर्म है, जितने भी सभी धर्म हैं यहाँ पे इंडिया में, मतलब कोई खास धर्म तो है नहीं, लेकिन जो अपने अपने तौर तरीके से लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, उन सभी धर्मों के लिए और सभी समुदायों के लिए एक समान रूप से लागू होगा। बट ये सिविल संहिता एक कानून है, एक सामाजिक कानून है, ठीक है। अब ठीक है, बात तो सही है, आगे चलते थोड़ा और बात करते हैं इसमें सिविल संहिता पे। और एक बात है कि इसे आप चाहे सिविल संहिता बोल सकते हो या फिर इसे समान नागरिक संहिता यूसीसी बोल सकते हो, जिसे कहते हैं, इसको आप यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोल सकते हो, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं यूसीसी। तो चल नहीं रहा है, इसे कहते हैं यूसीसी, या फिर आप इसे सिविल संहिता या फिर सिविल संहिता या फिर इसे समान नागरिक संहिता कह सकते हो, जिसे कहते हैं यूसीसी, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। हाँ, और एक बात यह है कि सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की बात की गई है। इसमें ये कहा गया है सिविल संहिता में कि जितने भी धर्म है, जितने भी समुदाय है, उनके नज़र में अगर कोई कानून बनता है तो समान रूप से बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा, किसी समुदाय के साथ या फिर किसी धर्मों के साथ। हाँ, तो और देखो, एक बात और इसमें समझ में आती है कि ये सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सिविल संहिता है, हाँ, यूसीसी। अभी लेकिन एक बात और समझो कि सिविल संहिता किस कंडीशन में लागू होता है। हाँ, कि कैसा कानून है तो समझ में आता है कि ये सभी समुदायों के लिए, सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू होने वाला एक सामाजिक कानून है, बात सही है। लेकिन ये किस कंडीशन में लागू होता है, जो सिविल संहिता है। अब यहाँ पे किस कंडीशन में लागू होता है तो बता दूं मैं आपको कि ये लोगों के लिए, जैसे विवाहिक मामला, जैसे तलाक हो गया, या फिर बच्चे गोद लेना, या फिर पोषण, विरासत, ठीक है, और इन सभी मामलों के लिए लागू होता है। इस सभी मामलों में समान रूप से लागू होता है। जैसे कोई व्यक्ति गोद ले रहा है, अगर उससे संबंधित कोई मैटर होता है, फिर जैसे विवाहिक मैटर हो गया, या फिर जैसे तलाक का मैटर हो गया, तो ये सब जो मैटर होते हैं, इनके मैटर में समान रूप से ये लागू होता है सिविल संहिता, ठीक है। तो इसमें कोई भी किसी भी धर्म के साथ या फिर किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं होता। और वैसे भी जो सिविल संहिता है, जो यूसीसी है, ये एक सामाजिक कानून है, ठीक है, जो समाज में मुख्य रूप से लागू होता है बिना भेदभाव के। हाँ, तो अभी तो समझ में आया कि सिविल संहिता क्या है। तो समझे आप, सिविल संहिता समान रूप से लागू होता है। यहाँ कह भी रहा है कि भारत के समस्त, और ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कुछ ही राज्यों में लागू हो सिविल संहिता, नहीं, ये क्या कह रहा है, लिखा है ना कि समस्त राज्यों में, भारत के समस्त राज्यों, मतलब सभी राज्यों में, जो सभी राज्य हैं वहाँ के सभी राज्यों में, वहाँ के क्षेत्रों में क्या होगा, जो नागरिक है उनके लिए समान सिविल संहिता लागू होगा सभी स्टेट में। हाँ, कोई स्पेशलिस्ट स्टेट नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसे कहते हैं यूसीसी, जिसे कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, चलो आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। अब देखो, आर्टिकल नंबर जो 45 को क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 45 ये कहता है कि सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। हाँ, जो आपका मौलिक कर्तव्य का जो बात की गई है वो भी आर्टिकल हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे कि 51 की बात की गई है ना, तो उसमें संशोधन के जरिए जोड़ा भी गया था आपका ये जो पूरे के पहले कितने थे, अब तो पहले 10 था ना आपके मौलिक कर्तव्य, लेकिन 11 हो गया, तो 11वां के रूप में यही आ गया था कि सभी बच्चों को यहाँ पे जो दिया गया है 14 वर्ष की आयु तक
पूरी मतलब फ्री में शिक्षा दी जाएगी। हाँ, वो व्यवस्था उसमें है, तो जो आर्टिकल पढ़ाएंगे हम उसको भी पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पे ये आ रही है कि जब यहाँ पे एक बात देखो, ये आपके जो यहाँ पे ये बात कह रहा है, देखो यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य है आपके, वो देखो मौलिक कर्तव्य में भी इस बात को शामिल किया गया है। हाँ, जो आर्टिकल आपका बना है मौलिक कर्तव्य का 51 आपने पढ़ा होगा, 51 जो उसको संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, हम उसको आगे बात करेंगे। तो इतना फिलहाल समझते हैं कि जो आपका मौलिक कर्तव्य है, पहले 10 था, 11 के रूप में यही जोड़ा गया था उसमें। तो लेकिन देखो ये बात उसमें भी तय की गई है जो मौलिक कर्तव्य है, लेकिन ये बात यहाँ पर भी तय किया गया है आर्टिकल 45 के तहत। किसमें? स्टेट पॉलिसी में। हाँ, तो अगर वो भी मान लो, अगर वो भूला जा सकता है, मतलब उसको भूला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेट की तरफ से 45 लागू है आर्टिकल, इसको नहीं। हाँ, तो ये भी तो फॉलो हो ही रहा है, जो प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं, क्यों? इसीलिए ना। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट की तरफ से सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। मतलब जब तक बच्चे 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक नहीं, जब तक वो 14 वर्ष के नहीं हो जाते हैं, तब तक उन्हें स्टेट की तरफ से क्या किया जाएगा? निःशुल्क और अनिवार्य, मतलब जरूरी और फ्री में उनको शिक्षा दिया जाएगा, ऐसा आर्टिकल कहता है आपका 45 स्टेट लेवल पे। आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि स्टेट पॉलिसी ये भी तय करके रखी है, ये भी कहती है कि जो कृषि में जो कृषि की जा रही है, अब पहले वाली विधि गई। हाँ, पहले वाली विधि चली गई, जो यहाँ पे बैल से जो खेत जोतते थे, हाँ, जो खेती करते थे। हाँ, क्योंकि अब लोग बदल रहे हैं तो तकनीकें भी बदल रही हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक तरीके से करना है। स्टेट पॉलिसी कहती है कि आधुनिक तरीके से करना है, मतलब वैज्ञानिक जो प्रचलन में चल रही है, वैज्ञानिक प्रणालियाँ, जो मेथड चल रहा है साइंटिफिक, उसके अकॉर्डिंग क्या कृषि की जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे ये बात कह रहा है। अब आर्टिकल यहाँ पे देखो, आर्टिकल नंबर 48A करके है। आर्टिकल 48 तो पढ़ा, 48 अनुच्छेद पढ़ा है, 48, लेकिन अब यहाँ पे और दिया है कि 48 अनुच्छेद 48A ये क्या है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्टिकल जो है 48A इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब इसमें कुछ बातें यहाँ पे लिखी जा रही थी तो शायद वो लोग नहीं लिखे थे, न उस समय नहीं डिसीजन ले पाए थे, तो क्या हुआ, उन्हें बाद में शायद समझ में आया, इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल 48 करके ए उन्होंने लिखा और इसके तहत ये बातें तय कर दी कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। और यहाँ पे एक बात समझ लो, जो यहाँ पे संवर्धन का मतलब है, संवर्धन इसको समझते हैं। संवर्धन का अर्थ ये होता है कि एक परिष्कृत विधि, हाँ, एक परिष्कृत विधि जिसमें कि आप इसको और गहराइयों में जाओगे तो इसको और आपका अर्थ इसको समझ में आएगा। हाँ, परिष्कृत विधि मतलब एक विधि विधान से आपको संरक्षण, पर्यावरण का जो भी नियम कायदा कानून होता है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। मतलब अभी यहाँ पे बात वन्य और वन्य जीवों की रक्षा कहे तो जैसे कि पहले क्या था कि वन जो थे वो काट दिए जाते थे। हाँ, काट दिए जाते थे, उससे क्या होता था, जो वन्य जीवन थे उनको वो प्रभावित होते थे, है ना, वो प्रभावित होते थे। लेकिन आज ये भी देखने को मिलता है कि अगर कहीं वन कटता है तो उस पर भी प्रतिबंध लग जाता है। और वन को लेके एक उत्तराखंड में मैटर भी चल चुका था, चिपको आंदोलन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपको पढ़ने को मिलेगा 12th की बुक में, जो सिविक्स है, हाँ, नागरिक शास्त्र, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। जो स्टूडेंट्स 12 में होंगे वो पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चिपको आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड में, क्यों? इसीलिए क्योंकि वहाँ पे जो मजदूर थे, थोड़ा बात कर लेते हैं, बहुगुणा उसके जनक थे, ऐसा कहा उसमें था, ठीक है। और इसमें एक बात और थी कि पता है क्यों चलाया गया था? क्योंकि जो वहाँ के मजदूर थे वो अंगूर के पेड़ की कटाई कर रहे थे, इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो हथियार थे उन हथियार को बनाने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो उस पर प्रतिबंध लगा दी, तो वो लोग नहीं काटने, वहाँ के जो मजदूर थे उन पर प्रतिबंध लगा दी कि यहाँ के लोग नहीं काटेंगे, और फिर उसको बाद में दूसरा कोई व्यक्ति आके काटने लगा, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई दूसरा काटने लगा उसको। तो वहाँ के लोगों ने चिपक के विरोध किया कि हम काट रहे थे तो आप रोक रहे थे, अब काट के उसको क्या करोगे? हाँ, तो वहाँ पे जितने भी पेड़ थे उसको काट दिया, मतलब नहीं काटा जा सके, तो लोग वहाँ पे पेड़ को लिपट गए थे, ठीक है, तो वहाँ पे उसको काटने नहीं दे रहे थे। तो वही था, चिपको आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात तो क्लियर हुई। तो यहाँ पे जो आर्टिकल आपके थे, यहाँ पे आर्टिकल 46 और 47, 48
और 44। लेकिन आज की जो आर्टिकल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि आर्टिकल 6 में अच्छी बातें हैं ST-SC को लेके, एंड आर्टिकल 47 में भी अच्छी बातें की गई हैं यहाँ पे शराब को लेके, और आर्टिकल 48 भी अच्छी बातें तय करती हैं। जो पशुओं की बलि दी जाती थी उस पर प्रतिबंध लगा, बात सही है। और आर्टिकल 44 भी जो है ये भी सही बात है, कहता है कि सिविल संहिता लागू होगा भारत के सभी राज्यों में। और आर्टिकल 45 भी सही बात है कि सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु में पूरी तरह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। हाँ, आर्टिकल 48 और 48A भी सही बात कहता है कि जो कृषि की जा रही है वो आधुनिक तकनीक के साथ की जाए। हाँ, तो ये सारी बातें हैं, इसमें से कुछ स्टेट लागू भी करता है और कुछ नहीं भी करता है, कुछ नहीं भी कर रहा है। हाँ, नहीं भी करने वाले में शामिल ये है कि मदिरा नहीं बंद हो रहा है, इसका विरोध है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ पे जितने भी आर्टिकल थे वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर नहीं भी आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ज़्यादा तो नहीं है, बस एक और इस पे आर्टिकल पे वीडियो बनेगा इस टॉपिक को लेके। उसके बाद जो आर्टिकल नंबर, अभी आपका लेक्चर 5 था ना, अब लेक्चर 6 और लेक्चर 7 में तो आपके पूरे आर्टिकल कवर हो जाएंगे। हाँ, और 7 में पूरा इसका निचोड़ लेके आएंगे हम, सीधा सीधा स्टेप बाय स्टेप 36 से 51। हाँ, तो यहाँ पे समझ में आया फ्रेंड्स। आइए अब चलिए हम तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच आपके नेक्स्ट आर्टिकल के साथ।